स्टील स्ट्रक्चर का ये सिलेबस है। ठीक है, स्ट्रक्चर पहला सिलेबस इसका है स्ट्रक्चर स्टील एंड स्टील सेक्शन, यानी कि इसमें हम संरचनात्मक स्टील और स्टील खंड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है रिवेट जोड़, यानी रिवेट जोड़ जो होता है उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तीसरा है बोल्ट जोड़, यानी कि बोल्ट जोड़ के बारे में हम इसमें उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चौथा है वेल्डेड जोड़, वेल्डेड जोड़ जो होता है कि वेल्ड करके जो जोड़ बनाया जाता है उसके बारे में हम इसमें पूरी अध्ययन करेंगे। फिर है टनल अवयव, यानी कि यह स्टील जो है कब टेंशन के स्थिति में होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर है छठवां संपीड़न अवयव, यानी कि जब स्टील में संपीड़न स्थिति आती है तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद रूफ ट्रस जो होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ट्रस क्या चीज़ होता है ना। फिर है स्तंभ आधार, यानी कि कॉलम के बारे में हम कॉलम बेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर है धरने के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो भी हॉरिजॉन्टल की स्थिति में होती हैं जो वो धरण कहलाती हैं। ठीक है, फिर है इस्पात संरचना का निर्माण और बनावट, यानी कि जो इस्पात होती है इस्पात से जो संरचना का निर्माण होता है उसका जो निर्माण होता है और उसकी बनावट कैसे करते हैं, ये सब का हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर स्टील एंड स्टील सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम तो पहला लेसन जो है स्टार्ट करेंगे आज। लेसन पहला है स्ट्रक्चर स्टील एंड स्टील सेक्शन, यानी संरचनात्मक स्टील एंड स्टील खंड। तो सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे स्टील क्या चीज़ है ना। तो हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि बिल्डिंग मटेरियल्स, तो ये भी स्टील जो है ये भी एक बिल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं, यानी कि अगले सेशन में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर इसके पहले जो पढ़े हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में कि बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल जो होता है बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि भवन सामग्री जैसे हो गया, जैसे देखा जाए तो ईंट हो गया, ईंट हो गई, सीमेंट हो गया, रेत हो गई, रोड़ी हो गई, इमारती लकड़ी, पत्थर आदि ऐसे जो होते हैं जो भवन निर्माण पदार्थ होते हैं, यानी कि ये जो है ये ऐसे मटेरियल हैं जिससे हम भवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इससे हम भवन का निर्माण करते हैं और इनसे जो संरचनाएं बनाई जाती है, जिस संरचना का निर्माण होता है इन्हीं समूह के मिश्रण से होता है।
इन्हीं समूह के मिश्रण से बनाई जाती है। ठीक है, जैसे उन पदार्थों में जैसे ईंट हो गया, चिनाई, ईंट चिनाई में अगर मान लीजिए कि हमको ईंट चिनाई करनी है, तो ईंट चिनाई हम अगर करेंगे तो उसमें क्या मिलाएंगे कि कंक्रीट कार्य होगा। तो कंक्रीट कार्य में जो क्या होगा कि उसमें सीमेंट होगा, मिलावा होगा, यानी एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट में क्या चीज़ आता है, फाइन एग्रीगेट आता है, कोर्स एग्रीगेट आता है, फिर जल है, उसको मिश्रित करेंगे और मिश्रित करके हम उसको पेस्ट बनाएंगे और उससे हम चिनाई करेंगे। चिनाई के बाद क्या करेंगे, फिर उसको प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर के बाद पेंट करेंगे, है ना, सफेदी करेंगे। तो ये सब कार्य और उस पर छत का कार्य आदि का कार्य किया जाता है। यानी कि इन सभी का कार्य जो होता है ये इसी मटेरियल से करते हैं। जो भी कार्य होता है यह इसी मटेरियल से करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है इस्पात बनकर तैयार हो, है ना, तो आज से हम कार्य करते हैं और इसी से क्या होता है, इमारतें जो होती हैं बनकर तैयार हो जाती हैं। यानी कि भवन का निर्माण इसी मटेरियल से होता है। ठीक है, तो संरचनाएं प्राय ईंट चिनाई की, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की और या स्टील की होती हैं। मतलब कि अगर देखा जाए जो ईंट की चिनाई है वह प्रबलित सीमेंट की भी होती है। अगर हम उसमें सरिये का यूज कर देते हैं तो वह प्रबलित सीमेंट कंक्रीट हो जाती है ना। तो यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की आवश्यकता होती है, यानी स्टील की भी आवश्यकता होती है ना। तो पहली बात की जब हम स्टील था तो कोई भी अगर पदार्थ है जो पृथ्वी पर के अंदर से जो मिलता है अयस्क के रूप में, तो वो होता है स्टील, है ना। तो स्टील होता है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ अवयव ऐसे मिला देते हैं तो वह अलग अलग तरह से वो स्टील के फॉर्म में, संरचनात्मक स्टील के फॉर्म में वह कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यह स्टील, यानी कि जो सब जैसे इमारत जो बन रही थी, जो भवन का निर्माण होता है, इतने पदार्थ से हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर ये सब ना होकर भी अगर हम एक चीज बात करें, हम सिर्फ स्टील की, अगर स्टील की बात करें हम, स्टील की अगर बात करें ना तो स्टील जो होती है यह स्टील एवं चिनाई संरचना का अभिकल्पन है। अतः विषय युक्त स्टील युक्त है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि यह इसके अलावा भी, इन सब के अलावा भी, यानी इसके अलावा भी एक स्टील टाइप होती है और इस स्टील को हम उसको इसके अंदर संरचनात्मक गुण लाते हैं और इसको फिर हम इससे भवन निर्माण करते हैं और इससे जो भवन निर्माण करते हैं उसी को हम कहते हैं संरचनात्मक स्टील। यानी स्टील की संरचनाओं पर ताप परिवर्तन के कारण फैलाव और संकुचन होती है। मतलब कि स्टील जो होती है यह ताप के कारण यह फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। जैसे रेलवे की लाइनें जो बिछती हैं उसके बीच में जगह छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि गर्मियों के मौसम में वह फैलती है और ठंडियों के मौसम में वह सिकुड़ती है, तो इसलिए वहाँ पे खाली स्थान छोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो होती है स्टील जो होती है टिकाऊ भी अधिक दिन तक टिकाऊ भी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें जो स्टील में जो होता है मरोड़ कर्तन सब कुछ होता है, टेंशन उंसन सब होता है ना। ये टेंशन भी होता है, संपीड़न भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर इससे जो इमारत बनाई जाती है, इस मटेरियल से अगर इमारत हम बनाते हैं तो इसमें सिर्फ संपीड़न होता है, टेंशन नहीं होता है ना। टेंशन बहुत होता है, बहुत कम होता है, न के बराबर में होता है। ठीक है, तो इन स्टील संरचनाओं पर जंग लगने का भी ज़्यादा खतरा भी होता है। जो स्टील संरचनाएं भी होती हैं इस पर जंग भी लगने का खतरा होता है ना। तो इसके जंग लगने का खतरा होता है तो इस पर क्या करते हैं, एक पेंट, है ना, एक लेपन का कार्य किया जाता है इस पर, है ना, वार्निश का कार्य किया जाता है। तो अगर इसमें स्प्रे का अगर स्प्रे से 2 कोट मार दिया जाता है तो जंग लगने नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह स्टील है। अगर देखा जाए स्टील की उत्पत्ति के बारे में अगर पढ़ा जाए तो जैसे कि मानव जीवन में मानव की उत्पत्ति के विकास के फलस्वरूप स्टील जो होती है वह
स्टील पाया गया है ना, जैसे मानव ने ही स्टील की खोज की थी, मतलब कि स्टील जो मानव की उत्पत्ति के विकास के फलस्वरूप ही स्टील का अस्तित्व मिलता है ना, नहीं तो स्टील नहीं मिलता। स्टील का मतलब लोहा है ना, यानी इस्पात। ठीक है, तो इस पृथ्वी के अंदर यह लोहा हेमेटाइट व मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में मिलता है, यानी कि जो लोहा है, जो स्टील है, यानी जो स्टील है यह किस रूप में मिलता है हमें पृथ्वी के अंदर? पृथ्वी के अंदर जो है यह लोहा जो है, पृथ्वी के अंदर जो लोहा है यह किस रूप में मिलता है? यह हेमेटाइट्स के रूप में मिलता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में मिलता है, अयस्क के रूप में मिलता है। यानी कि हेमेटाइट का मतलब हो गया, इसका होता है Fe2O3, ठीक है, और इसका होता है Fe3O4, यानी कि इसके रूप में लोहा जो है जमीन के अंदर मिलता है ना। तो जमीन के अंदर जब ये लोहा मिलता है तो इस पर क्या करते हैं? इसका हम शुद्धिकरण करते हैं। इस लोहे का हम क्या करेंगे? शुद्धिकरण करते हैं। तो शुद्धिकरण करने के लिए हम इसको विभिन्न अलग अलग प्रक्रमों से, अलग अलग प्रक्रियाओं से इसको हम शुद्धिकरण करते हैं, और शुद्धिकरण करने के बाद इसको स्टील को मोल्ड कर अपने संरचनात्मक अवयव के रूप में ढलाई की जाती है। मतलब कि अगर हम इसको शुद्धिकरण करने के बाद हमें जिस शेप में चाहिए था उस शेप में हम इसको ढलैया करते हैं। ठीक है, इसको ढलैया करते हैं। तो देखा जाए अगर तो जब ढलैया कर देते हैं तो वही जो होती है ढलैया, वही बन जाती है संरचनात्मक स्टील। संरचनात्मक, वही जो बनती है संरचनात्मक स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील। तो ये संरचनात्मक स्टील जो होती है, यानी कि स्टील का मुख्य अवयव, जैसे मतलब कि लोहा, अगर देखा जाए तो स्टील का मुख्य अवयव क्या होता है? लोहा। तो स्टील का मुख्य अवयव लोहा होता है, लेकिन इस लोहे में कुछ यौगिक मिलाते हैं। इस लोहे में कुछ का मतलब इसमें, यानी कि अगर देखा जाए तो लोहे, इसका जो मुख्य अवयव जो है स्टील का मुख्य अवयव, अगर अवयव की बात करें, अवयव जो होता है वह क्या होता है? लोहा, आयरन। ठीक है, आयरन होता है। लेकिन इस आयरन में कुछ यांत्रिक गुण का सुधार करते हैं। इस आयरन में कुछ यांत्रिक गुणों का सुधार करने के लिए हम इसमें कुछ मिश्र धातु मिलाते हैं। इसमें मिश्र धातु मिलाते हैं। तो जब मिश्र धातु मिलाते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं तो आयरन में तनन सामर्थ्य। तो जब मिश्र धातु मिलाते हैं, जब आयरन में कुछ मिश्र धातु मिलाकर आयरन में तनन सामर्थ्य, तन्यता, कठोरता
और फटीग प्रतिरोध कम होता है ना। मतलब कि जब इसमें मिश्र धातु मिलाकर धातु का प्रयोग करते हैं तो आयरन में जो है तनन सामर्थ्य, तन्यता सामर्थ्य, जो ये सब क्या चीजें होती हैं, ये सब कम होती है, ये सब कम होती है। अतः इसमें इन्हीं गुणों को, यानी कि इन्हीं गुणों को विकसित करने के लिए, यानी कि जो लोहा रहता है उसमें जो होता है तनन सामर्थ्य, तन्यता, कठोरता, ये जो सब गुण देख रहे हैं ये लोहे का गुण है, लेकिन यह गुण उसमें बहुत कम होता है। तो इसी गुण को उत्पन्न करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम उसमें मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। तो मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो होता है कि इन गुणों को विकसित करने के लिए आयरन में कार्बन, निकेल, मैग्नीज, सल्फर, सिलिकॉन व फास्फोरस आदि तत्वों की मात्रा मिलाई जाती है। मतलब कि इन सबों को विकसित करने के लिए उसमें मिश्र धातु को जो मिलाते हैं, मिश्र धातु जो मिलाते हैं वह मिश्र धातु जो होती है कार्बन होती है, निकेल होती है, मैग्नीज होती है, ठीक है, सल्फर होती है, सिलिकॉन होती है, फास्फोरस होती है, आदि तत्व इसमें मिलाते हैं। तो जब मिला देते हैं तो यह इससे क्या होता है, एक यह आयरन संरचनात्मक अवयव के लिए उपयुक्त हो जाता है। मतलब कि जब उसमें सुधार, उसके गुणों में जब सुधार किया जाए तो वही जो होता है वही संरचनात्मक स्टील बन जाता है। कंफर्म होगा कि जब उसके गुणों में सुधार किया गया, मिश्र धातु मिलाकर उसके गुणों में सुधार किया गया तो वही जो हो गई संरचनात्मक स्टील कहलाएगी। ठीक है, संरचनात्मक स्टील कहलाएगा, है ना। फिर उसके बाद संरचनात्मक स्टील में तत्वों की मात्रा के अनुसार, यानी कि जो संरचनात्मक स्टील है उसमें तत्वों की मात्रा के अनुसार उसका जो कार्य है वह अलग अलग होता है, उसका कार्य जो है अलग अलग होता है। जैसे कि मगर मान लीजिए कि किसी में कार्बन अधिक है तो वो उच्च कार्बन स्टील हो जाएगी, किसी में कार्बन कम है तो न्यून कार्बन स्टील हो जाएगी, है। तो इस तरह जो है वह उसका जो स्टील, संरचनात्मक स्टील के तत्वों की मात्राओं के आधार पर अलग अलग कार्यों में इसका प्रयोग होता है ना। तो जब अलग अलग होता है प्रयोग तो विभिन्न संरचना, मतलब कि विभिन्न संरचनात्मक स्टील मिलेंगी। जब उसमें मात्रा मिलाते हैं तो एक तो स्टील बनेगी नहीं, संरचनात्मक स्टील अनेक बनेगी, है ना। तो कुछ ऐसी स्टील है जिनके नाम है कि मात्रा के आधार पर अलग अलग कार्यों में इसका प्रयोग होता है। तो विभिन्न संरचनात्मक स्टील के नाम निम्नवत है, यानी विभिन्न संरचनात्मक स्टील के नाम निम्नवत। ठीक है, पहला अगर देखा जाए तो वह है कार्बन स्टील। पहला है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील, ये कार्बन स्टील जो होता है इसमें कार्बन स्टील में जो है IS 2062 के अनुसार आयरन में कार्बन और मैग्नीशियम की निर्धारित मात्रा मिलाकर कार्बन इस आयरन में
यानी कि लोहे में हम कार्बन और मैग्नीज की निर्धारित मात्रा, मतलब कि इसमें जो होता है कार्बन और मैग्नीज मिश्र धातु मिलाकर हम इसको क्या बनाते हैं, कार्बन स्टील बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन स्टील बनाते हैं। समझ में आएगा? यानी कि IS 2062 के अनुसार कार्बन और मैग्नीज मिश्र धातु मिलाकर, यानी कि लोहे में, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आयरन में कार्बन और मैग्नीज मिश्र धातु मिलाकर कार्बनिक स्टील बनाते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन स्टील बनाते हैं तो इसकी जो सामर्थ्य है, तो इसकी सामर्थ्य में कुछ वृद्धि होगी, तो इसकी सामर्थ्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होती है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसमें इसलिए मिलाते हैं कि इसमें वृद्धि हो सके, है ना, इसके सामर्थ्य में वृद्धि हो सके या इसके सामर्थ्य में वृद्धि होती है। और यह वृद्धि जो होती है, यह वृद्धि सामर्थ्य में जो वृद्धि है वह 230 से लेकर 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से लेकर 410 से 400 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर तक हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो वृद्धि होती है वह 230 से 300 न्यूटन प्रति एमएम से लेकर 410 से 400 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर तक होती है इसकी सामर्थ्य में वृद्धि। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें दूसरा कार्बन स्टील। इसमें दूसरा कार्बन स्टील जो होती है, जो दूसरा संरचनात्मक स्टील जो होती है वह होती है उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन स्टील HSBCS, है ना, हाई स्ट्रेंथ बियरिंग कार्बन स्टील। ठीक है, तो इसमें जो होती है, इसमें कार्बन की अधिक मात्रा रहती है, मतलब कि इसमें जो है कार्बन की अधिक मात्रा मिलाते हैं, ताकि इसकी तन्यता, दृढ़ता, ठीक है, तन्यता, दृढ़ता और विद्युतता आदि गुणों में कमी आ सके, है ना। इस तरह के स्टील का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइनों और माइक्रोवेव टावर्स में जहां अवयव को रिवेट या वेल्ड किया जाता है वहां पे किया जाता है। मतलब कि इसमें जो टावर देखते हैं, टावर के खंभे जो होते हैं वह जिसमें रिवेट लगाते हैं, वह जो होती है उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन स्टील होती है। ठीक है, तो उसको जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, इस तरह की स्टील की अधिकतम तनन सामर्थ्य, यानी कि इसकी अगर तनन सामर्थ्य की बात करें, मैक्सिमम तनन सामर्थ्य
मैक्सिमम तनन सामर्थ्य की अगर बात करें तो वह होती है 350 से लेकर 400 न्यूटन एम स्क्वायर से लेकर 480 से लेकर 500 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर तक रहती है। ठीक है, तक रहती है ना इसकी सामर्थ्य, यानी उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और इसकी सामर्थ्य जो होती है इतने से लेकर इतने तक होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम स्टेनलेस स्टील। तीसरा जो है स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील इसमें जो होते हैं आयरन, देखो जो स्टील होती है उसमें आयरन लगने का अवगुण होता है। कोई भी अगर स्टील अगर देखा जाए तो उसमें जंग लगता है ना। तो जंग लगता है तो इसमें जो होता है, तो जब जंग लगता है तो इसमें जो है इसमें 10.5% जो होता है वह क्रोमियम होता है। क्रोमियम तथा 0.5% निकिल निकिल होता है। ठीक है, निकिल आयरन में मिलाया जाता है। आयरन में मिलाया जाता है ना। आयरन में मिलाया जाता है जिससे यह स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। यानी कि जब हम स्टील में 10.5% क्रोमियम तथा 0.5% निकिल आयरन में मिला देते हैं तो वह जो होता है स्टेनलेस स्टील बन जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे अग्निरोधक स्टील। अग्निरोधक स्टील जो होती है वह जो होती है अग्निरोधक स्टील फायर रेजिस्टेंट स्टील है ना। ये जो होती है यह उष्मा स्थितिकी उपचारित स्टील होती है। मतलब कि उष्मा स्थितिकी उपचारित होती है ना, उपचारित होती है स्टील होती है। और जो सामान्यतः स्टील से कहीं ज़्यादा अग्नि व उष्मारोधी होती है ना। यानी कि अग्निरोधक स्टील जो होती है यह सामान्य स्टील की सापेक्ष यह अधिक उष्मा और अग्नि की उष्मारोधी होती है ना। अग्नि व उष्मारोधी होती है ना, कहीं ज़्यादा अग्नि और उष्मा को सहन कर सकती है, इसलिए इसको हम कहेंगे अग्निरोधक स्टील। ठीक है ना,
ये अग्नि और ऊष्मा को अधिक देरी तक यह सहन कर सकती है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, पांचवा है मौसम अप्रभावी स्टील। ये जो होती है वेदर रेजिस्टेंस स्टील, यानी कि ये मौसम से अप्रभावी होती है, मतलब कि मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऐसी स्टील होती है जिस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी यह जो होती है अल्प मिश्रित मिश्रण स्टील है, मतलब कि इसमें बहुत कम मात्रा में मिश्र धातु मिलाई जाती है। इसमें बहुत कम मात्रा में मिश्र धातु मिलाई जाती है, जो मौसम के प्रभाव से स्टील से लगने वाले जंग को अपने प्रभाव से रोकती है। यह खुद अपने प्रभाव से जंग लगने से रोकती है। ठीक है, मौसम के प्रभाव से स्टील में लगने वाले जंग को अपने प्रभाव से यह रोकती है, और ऐसी स्टील की संरचनाएं प्रायः पेंट रहित होती है, और ऐसी जो स्टील होती है उस पर पेंट वेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर इसकी तनन सामर्थ्य की बात किया जाए कि तनन सामर्थ्य जो होती है, अगर तनन सामर्थ्य की बात करें तो जो तनन सामर्थ्य होती है 350 न्यूटन प्रति वर्ग एमएम से लेकर 480 न्यूटन प्रति वर्ग एमएम तक रहती है ना, यानी कि इतना इसकी तनन सामर्थ्य होती है। ठीक है, फिर है लास्ट है, छठवां लास्ट है कि मध्यम व उच्च क्षमता वाली माइक्रो रोल्ड स्टील, यानी मीडियम हाई स्ट्रेंथ एंड हाई स्ट्रेंथ माइक्रो रोल्ड स्टील। ठीक है, ये जो होती है यह जो स्टील होती है, यह स्टील IS 8500 के अनुसार आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, कम रखते हुए वैनेडियम टाइटेनियम या बोरान
कि बोरान की मात्रा 2.5% रखकर मिश्र धातु मिलाई जाती है। यानी कि इसमें 2.5% टाइटेनियम बोरान और बेरिलियम की मात्रा रखकर इसमें मिश्र धातु मिलाई जाती है। ठीक है, तो जब ये मिला देते हैं तो यही जो मिला देते हैं तो यही हो जाती है माइक्रो रोल्ड स्टील कहलाती है। जब इतनी मात्रा हम इसे मिला देते हैं तो इसे हम माइक्रो रोल्ड स्टील कहते हैं। और इस स्टील की सामर्थ्य जो होती है, अगर हम इसकी सामर्थ्य की बात करें, सामर्थ्य की अगर बात करें तो सामर्थ्य जो होती है 300 से 450 न्यूटन mm स्क्वायर से लेकर 440 से 550 590 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर तक होती है। ठीक है, इसकी सामर्थ्य जो होती है इतनी होती है। ठीक है, तो ये था आज का इतना इंट्रोडक्शन था इसका। ठीक है, संरचनात्मक स्टील और स्टील सेक्शन का। ठीक है, अगली क्लास कल चलेगी। ओके बाय, थैंक यू।